मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से आगामी फाइनल एग्ज़ाम्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एक सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ। आप हमारे पूरे वीडियोज़ में देखेंगे कि यूनिट वाइज हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक श्रृंखला बनाई है और मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने इन सारे प्रश्नों का अभ्यास एक बार ठीक से कर लिया तो आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छे अंक आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 है दोस्तों हमारा डीसी सर्किट एनालिसिस। अगर आप डीसी सर्किट एनालिसिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है दोस्तों, वो आता है आपका KCL एंड KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स। ये 3 क्वेश्चंस डीसी सीरीज एनालिसिस के लिए मीन्स अगर आपने केवीएल केसीएल पढ़ लिया, थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम को एग्जांपल्स के साथ कंप्लीट कर लिया और कुछ छोटे बड़े नोट्स के जो सवाल आते हैं अगर वो आपने कर लिया तो ये आपके लिए एक काफ़ी हितकर साबित होगा। रेस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें वो है डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड इन डीसी सर्किट। मीन्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के कंडीशंस को डिराइव करने के लिए जो डेरिवेशंस है उसको भी पढ़ लीजिए आप। नोडल एनालिसिस एंड सुपरपोजिशन थ्योरम्स, इन 6 क्वेश्चंस को अगर आपने पढ़ लिया तो यूनिट 1 के मैक्सिमम सवाल आपके इन्हीं 6 क्वेश्चन से आ जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने आपके लिए सिर्फ थ्योरी के सवाल बताने का प्रयास किया है। तो ये हो गए यूनिट 1 के 6 सवाल। चलिए यूनिट 2 में आते हैं। दोस्तों, यूनिट 2 है हमारा मैग्नेटिक सर्किट एनालिसिस। इसके अगर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे आप तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का मैग्नेटिक सर्किट के साथ क्या डिफरेंशिएशन है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझ चुके हो तो उसके मैग्नेटिक सर्किट के साथ आप रिलेट करना भी जानते होंगे। जैसे आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि रिलक्टेंस का क्या वही मतलब है जो रेसिस्टेंस का मतलब है, फ्लक्स का क्या रोल है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्रिंजेस क्या होते हैं। ऐसे सवाल एग्जाम्स में आते हैं। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार एग्जाम्स में आता रहा है वो है BH कर्व। BH कर्व को आप पढ़ लीजिए और ये एग्ज़ाम्स में आने की बहुत संभावना है। आप हर एक सवाल की तैयारी अपने नोट्स के हिसाब से करेंगे जिससे कि आपकी पहले ही प्रैक्टिस हो जाए और उसी चीज़ों को आप एग्जामिनेशंस में अच्छे से कर सकें। तो यूनिट 2 से ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए यूनिट 3 पे चलते हैं। यूनिट 3 में था हमारा AC सर्किट एनालिसिस। इसके अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप बात करें तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज RL सर्किट। मीन्स आपको इम्पीडेंस, करंट एंड फेजर के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर द RL सीरीज सर्किट। आप RC के लिए भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ वो है सीरीज RLC सर्किट। ये लगातार ही एग्ज़ाम में आता रहा है और कभी कभार ये सवाल्स भी आ जाते हैं कि व्हाट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का आप क्या मतलब समझते हैं, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए आप एक एक्सप्रेशन डिराइव करके बताइए
तो ये सवाल भी लगातार एग्जाम्स में आते रहे हैं और आपके लिए ये सवाल एसी सीरीज सर्किट के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। बहुत बार एसी सीरीज सर्किट के अंदर जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, इस पे सवाल आते रहे। तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू पे आप शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर क्या होता है ये जान सकते हैं। और पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल का मतलब है कि एक ट्रायंगल जिसकी जो 3 आर्म्स है, एक एक्टिव, एक रिएक्टिव, एक टोटल पावर को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव पावर का क्या रोल है, रिएक्टिव पावर का क्या रोल है और अपेरेंट पावर का क्या रोल है और इनके रिलेशंस क्या है। तो ये आप पावर ट्रायंगल के हिसाब से समझ सकते हैं। आरएमएस और एवरेज वैल्यू फॉर ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म, फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर ए स्क्वायर वेव, यही 4 पूछे जाते हैं। ट्रायंगुलर आपसे पूछे नहीं जाएंगे। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर आप इन सारे वेव फॉर्म के निकाल सकते हैं। तो छोटी बड़ी प्रैक्टिस अगर आप करके जाओगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और एक सवाल जो हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो सवाल है दोस्तों हमारा, व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर लो होने के क्या कारण हैं, पावर फैक्टर से क्या नुकसान है और अगर नुकसान है तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप। तो व्हाट इज़ पावर फैक्टर, कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर्स के क्या कारण से, जो हमारे मोस्टली जो डोमेस्टिक लोड हैं वो कैसे लोड्स होते हैं, वो इंडक्टिव लोड होते हैं और वो हमारे पावर फैक्टर को कम करता है। इम्प्रूव करने के क्या टेक्निक्स हैं, आपको पता है कि जो सिंक्रोनस कैपेसिटर है, स्टैटिक कैपेसिटर है, फेज एडवांसर है, ये सारे मेथड्स हम लोग पावर इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, मीन्स पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पावर फैक्टर क्या होता है तो आप बोलेंगे इट इज़ ए फेजर डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म। मैं बच्चों के जवाब जब देखता हूँ तो मैं बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ। वो यकीनन सवाल को बिना समझे कुछ भी आंसर्स लिखते हैं और अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे आपकी यूनिट 3 के लिए। क्या क्या रहा भाई, पहला कि इम्पीडेंस, करंट एंड फेजर फॉर सीरीज आरएल सर्किट और आरसी सर्किट, और आरएलसी सीरीज सर्किट के जो 3 कंडीशंस होते हैं, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इज लेस देन एक्सी और एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, ये वाले सवाल आप पढ़ के जाएंगे और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के सवाल पढ़ के जाएंगे तो आपकी यूनिट 3 के सारे सवाल बन जाएंगे। चलिए यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 क्या है भाई, यूनिट 4 है हमारा 3 फेज एसी सिस्टम। पहला यूनिट 3 था हमारा सिंगल फेज, अब है ये 3 फेज। 3 फेज सिस्टम में सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जब सिंगल फेज सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिकल डोमेन में अवेलेबल था तो 3 फेज की क्या आवश्यकता है। तो ये सवाल बच्चों के नॉलेज के लिए बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ 3 फेज सिस्टम, व्हाट इज़ 3 फेज सिस्टम, इट्स नेसेसिटी एंड एडवांटेज। इसकी नेसेसिटी और एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बैलेंस सिस्टम का क्या मतलब होता है, अनबैलेंस सिस्टम का क्या मतलब होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन और फेज में क्या रिलेशन है फॉर ए स्टार कनेक्शन एंड फॉर द डेल्टा कनेक्शंस। मीन्स ये अगर 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर ली तो दोस्तों आप हमारा यकीन मानिए कि सवाल इन्हीं के इर्द गिर्द आएंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में मैंने पहले ही कहा आपसे, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है तो आप उस पर सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो यूनिट 4 के 3 इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। अब चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में हमारे 3 टॉपिक्स हैं। पहला है ट्रांसफार्मर, फिर है डीसी मशीन, फिर है एसी मशीन। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसमें ये क्वेश्चन है, डिस्कस कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ नीट डायग्राम। मतलब नीट का मतलब समझ रहे हो, एक स्वच्छ डायग्राम के थ्रू, एक अच्छे डायग्राम के थ्रू एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के ऑपरेशनल प्रिंसिपल को बताना है,
कंस्ट्रक्शन को समझाना है, डिफरेंट पार्ट्स को भी आपको बता देना है कि प्राइमरी साइड किधर है, सेकेंडरी साइड किधर है, फ्लक्स का क्या डायरेक्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है वो बनता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये आप सबको पता होगा, ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आना चाहिए। और तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लॉसेस इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड हाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह के मेजर लॉसेस होते हैं, एक होता है कोर लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। कोर लॉस में हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस आते हैं, कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलते हैं। स्ट्रेल और बी लॉसेस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस भी होते हैं, बट दे आर वेरी मिनिमल्स इन क्वांटिटी। तो इनके फार्मूलेज, हाउ टू रिलेट विद द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेजेस, अगर आप इसको ठीक से पढ़ के जाते हो तो यकीन मानिए कि ट्रांसफार्मर के सवाल आपसे नहीं छूटने वाले हैं। अब देखिए क्या है, अब इसी में दूसरा टॉपिक है हमारा एसी एंड डीसी मशीन। अब देखिए एसी सिलेबस बहुत बड़ा है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप पूरी सिलेबस नहीं कर पाओगे। जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए बहुत टफ है, लेकिन अगर आप इन सारे सजेस्टिव क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो तो आप यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत बार जो अगला इम्पॉर्टेंट सवाल रहा वो है कि डीसी मशीन की आप एक स्केच बना के बताइए इसके हर एक कंपोनेंट्स के बारे में। डीसी मशीन की आप स्केच बना के इसके हर एक कंपोनेंट के बारे में बताइए, इसके हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। अब डीसी मशीन में स्टेटर होता है, रोटर होता है, पोल होता है, योक होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं, पोल शू होता है, फील्ड वाइंडिंग होते हैं, कॉम्यूटेटर होता है, उसके बाद ब्रशेस होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं कि पोल किस मटेरियल का बनता है, योक किस मटेरियल का बनता है, पोल शू का क्या रोल है, आर्मेचर वाइंडिंग का क्या मतलब है, फील्ड वाइंडिंग का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो बहुत बार ये कंस्ट्रक्शंस पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, सबके अलग अलग टाइप्स बताने हैं आपको कि डीसी शंट मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी कंपाउंड मोटर होता है। ये सारे टाइप्स और इनके जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम्स होते हैं, अगर आप वो पढ़ लो तो इतना काफ़ी है। आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग में ये कॉमन टॉपिक है, ये आप सबको जानना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों इसमें वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। इसको डिराइव करके जाइए, एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। और तीसरा ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में की ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बताइए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे घूमता है, इसकी आप मुझे पूरी मैकेनिज्म को समझाइए। स्लिप क्या होता है, परसेंटेज स्लिप का क्या मतलब है। तो छोटा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के जाओगे तो ये एसी एंड डीसी मशीन का जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएगा। और देखिए जो आखिरी टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है वायरिंग एंड सोल्डरिंग, साथ में कुछ प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट्स भी जानने हैं आपको। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं VVI कह रहा हूँ, वो क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, वो क्वेश्चंस हैं आपके डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कॉमर्शियली और डोमेस्टिकली हम लोग कितने तरह के वायरिंग का यूज़ करते हैं। आपको पता है एक होता है क्लिट वायरिंग सिस्टम, एक होता है कंड्यूक्ट वायरिंग सिस्टम। कंड्यूक्ट वायरिंग के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सरफेस कंड्यूक्ट, एक होता है कंसील्ड कंड्यूक्ट। उसके बाद एक होता है वेट एंड वायरिंग सिस्टम, ये आप सबने पढ़ा हुआ है। एक होता है कैसिंग कैपिंग। तो ये सारे जो वायरिंग के पैटर्न से सारे के कंपैरिजंस, कौन कहाँ मोस्ट यूजेबल है, क्लिट वायरिंग को टेम्पररी वायरिंग क्यों बोलते हैं, क्यों आजकल हम लोग कंडक्ट वायरिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो एक कंपैरिजन टेबल होता है वो आप तैयार करके जाइए, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेगा। अगला है कि सोल्डरिंग या डिसोल्डरिंग टेक्निक को समझिए। सोल्डरिंग
में क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, सोल्डरिंग करते क्यों हैं, अगर सोल्डर्ड एलिमेंट्स को डिसोल्डर करना हो तो आप क्या प्रोसेस लेंगे, और इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में जानने हैं। और तीसरा जो कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मेन स्विच बोर्ड होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कैसे डिफरेंट है। मेन स्विच बोर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कैसे डिफरेंस है। आपको पता है कि मेन स्विच बोर्ड की रेटिंग ज़्यादा रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। आपको ये जानने फ्यूज़ क्या होता है, एमसीबी क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एमसीसीबी और एमसीबी में क्या डिफरेंस है। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में मेंशन है, आप पढ़ के जाइए। और ये पूरे 6 यूनिट का मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बताई है। और मेरा विश्वास है कि अगर आपने इन सारे सवाल की प्रैक्टिस अपने घर पे अच्छे से कर लिया तो अभी जो आगामी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फाइनल एंड सेम एग्ज़ाम जो है फर्स्ट ईयर वाले, उनमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए, आप सभी दोस्तों को हमारे इस तरफ से पढ़ा अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे। अगर एग्ज़ाम्स के बाद आपके सवाल हमारे सवाल से मेल खाता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना विश्वास जताने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।